अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका इफ़ेक्ट अल्कीन या अल्काइन पे क्या होता है, यानी इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग अल्कीन्स और अल्काइंस। यानी अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो और वो आप अल्कीन या अल्काइन या बेंजीन के साथ इस तरह अटैच कर दें कि जो कंजुगेशन कर सकते हों, तो उनका इन तीन मॉलिक्यूल्स के रिएक्टिविटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कुछ हाइड्रोजन जो हैं एक एक मॉलिक्यूल की थोड़ी सी हाईलाइट किए हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ए जो है ये अल्कीन है सिंपल, बी जो है सिंपल अल्काइन है, और सी जो है वो सिंपल बेंजीन है। ये जो तीन हाइड्रोजन्स हैं, ये अगर हर एक मॉलिक्यूल का हम लोग किसी न दूसरे ऐसे फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप के साथ हम इसको एक्सचेंज कर दें जो कि रेजोनेंस के काबिल हो, तो क्या होगा। ठीक है, इन तीन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा और इनकी केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या असर आएगा। ठीक, तो हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। आप चूँकि सिंपल पहले आ जाते हैं अल्कीन्स और अल्काइन, क्योंकि ये दोनों एक चीज़ें हैं, तो हम अगर इसमें अल्कीन भी कर ले तो अल्काइन भी कवर हो जाता है। ठीक है, बेंजीन का थोड़ा सा मसला डिफरेंट है, तो बेंजीन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्कीन को कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में लिख रहा हूँ, अगर वो हम अटैच्ड कर दें तो अल्कीन के साथ उसका क्या बिहेवियर होगा या अल्कीन पे क्या असरात होंगे। ठीक है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया हुआ है मॉलिक्यूल ए के नाम से, इसको देख लें। अब इनको तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक जो है वाई लगा हुआ है। अब वाई कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कीन के साथ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लिखें कि वाई क्या चीज़ हो सकती है, तो सपोज़ वाई हमारे पास हो ये है इसकी वैलेंसी खाली वाली और NR2 ग्रुप, या आई हमारे पास ऐसा कोई और ग्रुप हो जैसा कि OR ग्रुप, या ठीक है, तो क्या होगा। सबसे पहले एक जनरल बात मैं आपको बता दूं कि अगर वाई ऐसा ग्रुप हो जिसकी ऊपर लॉन पेयर्स हों, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने जो लॉन पेयर्स, क्योंकि वो अपने लॉन पेयर जो है वो कार्बन को रेजोनेंस के थ्रू देगा। अब हम बात कर रहे हैं S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अगर Y हमारे पास ऐसा ग्रुप हो जिस पे लॉन पेयर हो, तो वो अपने लॉन पेयर जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ शेयर करेगा। और आपको बाकी पता है, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजोनेंस कैसे होता है और ये क्या किस्म का ये मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को देखें, वाई अगर हमारे पास NR2 के बराबर हो या OR के बराबर हो, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पे भी यहाँ पे अगर आप देखें लॉन पेयर्स मौजूद है, एक लॉन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर्स मौजूद है। तो ये दोनों ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि रेजोनेंस के थ्रू इसी अल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिच करेंगे। ठीक है, यानी मैं फिर इसका थोड़ा सा बनाता हूँ आप लोगों के सामने कि ये इसके साथ क्या करेंगे। ठीक है, यानी ये अगर हमारे पास आ गया अल्कीन, मैं वापस बना रहा हूँ, और वाई की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ दोनों ग्रुप्स बनाऊंगा, या एक ही बना लेते हैं। वाई की जगह मैंने NR2 बना लिया। ठीक है, R और R, ये ग्रुप मैंने वाई की जगह बना लिया। तो अब आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन जो है वो अपने लॉन पेयर्स किसको देगा, वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होंगे। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई हुई थी कि नाइट्रोजन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो लॉन पेयर के जो नाइट्रोजन पे ऊपर है वो हमारे पास जो है पूरे मॉलिक्यूल पे डिलोकलाइज्ड होगा और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा, यानी पूरे पाई बॉन्ड के साथ ये इंटरेक्ट करेगा और यहाँ से लेके यानी पूरे इसके ऊपर ये क्या करेगा, वो बना लेगा स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी तो इससे रेजोनेंस के मेरी कुछ वीडियोस हैं, उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो देख लें तो आप लोगों को फिर ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है,
अब चूँकि मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्टेशनरी बनाऊंगा तो कार्बन पे थोड़ा सा बड़ा और नाइट्रोजन पे थोड़ा सा कम बना लेता हूँ। इधर भी कार्बन पे थोड़ा सा बड़ा और नाइट्रोजन पे थोड़ा सा कम बना लेता हूँ। तो आप लोगों ने ये चूँकि पहले पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको आप लोग देखें, तो उसमें रेजोनेंस के हवाले से आप देख सकते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट बता देता है कि ये जो हमारे पास है ये कार्बन, इसको कार्बन 1 कह देते हैं और इसको कार्बन 2, ठीक है। ये मैं इस कार्बन को कार्बन 2 कह रहा हूँ। अब जो कार्बन 1 है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव होगा और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि उसके लॉन पेयर जो हैं वो डबल बॉन्ड में आ गए, ठीक है, रेजोनेंस में आ गए और ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लिया। तो ये मॉलिक्यूल के, अगर हम इसके नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें जैसे कि 1 फॉर्म में और 1 प्राइम में, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 प्राइम ये बताता है कि ये मॉलिक्यूल रियलिटी में कैसे नज़र आता है। तो रियलिटी में ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि जो कार्बन 1 है ये, ठीक है, वो ज़्यादा नेगेटिव होगा नाइट्रोजन से। अगर कोई एसिड भी डाल दे तो नाइट्रोजन के बजाय कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब हम सोचेंगे कि क्योंकि रेफरेंस चाहिए होता है साइंस में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूल है दूसरा एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हमारे पास अगर उसी तरह नाइट्रोजन है, वही फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हों, ठीक है, और यहाँ पे CH2 लगा हो और यहाँ पे एक और CH3 लगा हो, तो ये एक और मॉलिक्यूल मैंने बना लिया जिसको मॉलिक्यूल 2 के नाम से हम मॉलिक्यूल 3 या कह दें, या मॉलिक्यूल B कह देते हैं इसको। अब मॉलिक्यूल B को अगर हम देखें तो इसके लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है। हम लोगों ने ये बताया, हम लोगों ने ये पिछले डिस्कस किया है वीडियोस में कि चूँकि ये हमारे पास जो है CH2, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये लॉन पेयर जो है मज़ीद नहीं जा सकता और ये सारा का सारा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजन पे। अब अगर हम दो मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल 1, जो ये मॉलिक्यूल 1 है, इसका मुकाबला करें, ये 1 मैंने फिर ड्रा कर दिया, ये 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका अगर हम मुकाबला करें किसके साथ, मॉलिक्यूल 2 के साथ, तो मॉलिक्यूल 2 जो है उसका नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है। किससे? मॉलिक्यूल 1 से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 2 के नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मीन एक ही नाइट्रोजन की तसल्लुत में है। और जो मॉलिक्यूल 1 है या 1 प्राइम भी वही 1 मॉलिक्यूल है जिसकी ये असल शक्ल है 1 प्राइम, जो कि असल में इस तरह नज़र आता है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो मैं डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस दे दूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल 1 प्राइम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को समझ आएंगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल 2 इज़ मोर बेसिक देन मॉलिक्यूल 1, ठीक। तो ये एक चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब यानी हम लोग ने एक चीज़ जो करनी थी कि ये वाई मॉलिक्यूल, ये वाई जो है, अगर हम इसको NR2 से, इसी NR2 से तब्दील कर दें या एक्सचेंज कर दें तो मॉलिक्यूल पे क्या फ़र्क आएगा। तो मॉलिक्यूल पे एक फ़र्क आएगा। नंबर 1, जो डबल बॉन्ड होगा वो ज़्यादा रिच हो जाएगा और जो कार्बन 1 होगा वो क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा उसका, नेगेटिव हो जाएगा। पर यहाँ भी मैं एक रेफरेंस देता हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किस से ज़्यादा रिच हो जाएगा और ये कार्बन 1 जो है ये किस चीज़ से ज़्यादा नेगेटिव होगा, थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ। तो चलें देखते हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 2, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन 1 है वो हमने कहा कि ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव का मतलब इस पे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर किस से ज़्यादा नेगेटिव होगा, ये हमारे पास होगा नेगेटिव दूसरा जो ये कार्बन है इससे, कि अगर इसी कार्बन से, इस वजह से कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे NR2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये NR2 ग्रुप क्या करता है, ये इसी कार्बन 1 को जो है हमारे पास ये वाला, इसको इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, ठीक है। अब दूसरा काम भी तो ये करेगा,
अगर हम इसको सपोज मॉलिक्यूल ए कह दें और इसको मॉलिक्यूल बी कह दें, ठीक है, ये रेजोनेंस फॉर्म्स नहीं है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो इनमें दोनों के डबल बॉन्ड्स हैं। अब मॉलिक्यूल ए का जो डबल बॉन्ड है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको ये जो है नॉर्मल डबल बॉन्ड है, और उसमें आम जो डबल बॉन्ड में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उतनी होगी। अब मॉलिक्यूल 2 की तरफ अगर हम आ जाएं और देखें तो ये आम डबल बॉन्ड नहीं है। अगर आप इसके रेजोनेंस फॉर्म देख लें तो आपने देखा होगा कि ये जो है इसी डबल बॉन्ड में क्या है, इसी डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। वो कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर भी इसी डबल बॉन्ड के साथ शामिल हो जाते हैं, और ये डबल बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल बी का डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन रिच है मॉलिक्यूल ए से। तो अभी हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर हम ऐसा ग्रुप लगा दें अल्कीन के साथ कि जिस पे लॉन पेयर्स लगे हुए हों, वो अगर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो पर लॉन पेयर मौजूद हो, तो वो क्या करेगा, वो इसी कार्बन को इसी डबल बॉन्ड को वो रिच करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, और बी का जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा रिच है और ए का जो डबल बॉन्ड है वो कम इलेक्ट्रॉन रिच है, या इलेक्ट्रॉन पुअर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आके दूसरे नाइट्रोजन का मैंने कहा था कि जो हमारे पास बी का नाइट्रोजन है ये क्या है, ये कम बेसिक है, पर इसके लिए भी क्योंकि साइंस में रेफरेंस चाहिए, किस चीज़ से ये कम बेसिक है, ये इस चीज़ से कम बेसिक है। सपोज ये आर मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ये भी आर है, और ये मैं इसको CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे CH2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस नीचे वाले मॉलिक्यूल को देखें जिसको C मैंने नाम दिया, तो इसी का जो लॉन पेयर है, अगर हम इसकी तरफ मरकूज़ हो जाए, मैं लॉन पेयर थोड़ा इसका नीचे बना लेता हूँ ताकि फिर मैं ऑर्बिटल्स बना सकूँ। तो अगर हम C मॉलिक्यूल के लॉन पेयर को देखें तो क्या है, ये मॉलिक्यूल का लॉन पेयर जो है आप लोगों ने देखा था कि ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो CH2 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ इस लॉन पेयर के लिए कोई जगह नहीं है कि ये अपने आप को डीलोकलाइज करे। तो इससे क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो ये जो लॉन पेयर है ये नाइट्रोजन के ऊपर ही लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, और दूसरा जो नाइट्रोजन है उसका जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो हमारे पास C वाली नाइट्रोजन, C मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, और जो B मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन कम बेसिक है। एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ जिसमें हमें डबल बॉन्ड का भी पता चल जाए। ये मैंने एक और मॉलिक्यूल बना दिया डिफरेंट, जिसमें भी रेजोनेंस नहीं है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स यहाँ पे नहीं जा सकते और डबल बॉन्ड की तरफ की नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक CH2 है और ये CH2 जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बन के आगे नहीं जा सकता। तो अब अगर हम देखें इसका आप कंपैरिजन करते हैं कि मॉलिक्यूल के साथ जब रेजोनेंस होता है और अल्कीन के साथ ऐसा ग्रुप अटैच हो जो कि डायरेक्टली लॉन पेयर उसके साथ अटैच्ड हो, तो अल्कीन के साथ क्या करता है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिच करता है। अब मॉलिक्यूल बी को देखें, ये मॉलिक्यूल बी, इसको और मॉलिक्यूल डी को इसको कंपेयर करते हैं, तो इनके दो नाइट्रोजन्स को अगर हम कंपेयर कर दें, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम चाहते हैं मॉलिक्यूल बी में, तो ये नाइट्रोजन जो हमारे पास है मॉलिक्यूल बी का नाइट्रोजन वो थोड़ा सा कम बेसिक है, ठीक है। क्यों कम बेसिक है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड के साथ। किससे कम बेसिक है? डी से। क्यों? क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो रेजोनेंस नहीं कर सकते। अब आते हैं इन दोनों के डबल बॉन्ड्स की तरफ, जो कि इसी दूसरे मॉलिक्यूल के बनाने का मेरा मकसद था। तो अगर हम देखें मॉलिक्यूल ए के डबल बॉन्ड को, ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल ए का ये डबल बॉन्ड,
ब्लू से जो मैं बना रहा हूँ, इसको देखें तो हम, क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर डायरेक्टली कांटेक्ट में है, कंजुगेशन में है, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर सकते हैं। अब जो ये दूसरा है मॉलिक्यूल डी का डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ये नॉर्मल तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके चीज़ें आपको हाइपर कंजुगेशन में भी समझ आएगी। ये तकरीबन जो है आम हाइड्रोजन जैसा या इतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ठीक है। बी के अल्केन से बी के डबल बॉन्ड से इससे ये जो है हमारे पास डी वाला डबल बॉन्ड जो है वो कम इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज नहीं हो सकते डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ आपने देखा कि अगर जो ही अल्कीन के साथ कंजुगेशन में एक ग्रुप लगना था और उसने दो काम किए, एक तो उस ग्रुप बेचारे के अपने लॉन पेयर जो थे, जैसे बी मॉलिक्यूल पे फोकस करें तो ये इसके अपने जो लॉन पेयर्स थे उसके साथ क्या हुआ, वो बेचारे जो थे वो कमज़ोर हो गए क्योंकि वो रेजोनेंस में चले गए। तो इस नाइट्रोजन के अपने लॉन पेयर ये नाइट्रोजन पे इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं जितने के मॉलिक्यूल सी में हैं और मॉलिक्यूल डी के नाइट्रोजन में अवेलेबल है। अब दूसरी बात, बी और डी का इसलिए मुकाबला करते हैं कि दोनों में डबल बॉन्ड है। तो बी का जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उसमें दो लॉन पेयर, दो और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। डी का जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, बी से कम इलेक्ट्रॉन रिच है, इस वजह से कि क्योंकि उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है लॉन पेयर अपने नहीं डाल सकता बिकॉज ऑफ दिस CH3 कार्बन sp3 कार्बन की वजह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। अब अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल बी का जो डबल बॉन्ड है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड है, क्योंकि उसको 4 उसके कार्बन को हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। पर मॉलिक्यूल ए का जो डबल बॉन्ड है उसको OR लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप बी हो जिस पे लॉन पेयर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रेजोनेंस कर सकता है डबल बॉन्ड के साथ, तो ऑक्सीजन कर सकता है। तो अब इन ए और बी में अगर हम लोग देखें तो ए का जो क्या है डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसका मुकाबला कैसे और मॉलिक्यूल से मैं आप लोगों को कराऊं ताकि आप लोगों को मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर वही नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूल जो NR वाला था वो मुकाबले में आ जाता है किसके, ए के, इधर हम इस नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल को सी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सी और ए में कौन सा डबल बॉन्ड ज़्यादा रिच होगा? डेफिनेटली रिच ज़्यादा होगा ये वाला सी वाला, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो होगा सी वाला ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा किससे, बी वाले कार्बन से। तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ देख ली कि अगर कोई ग्रुप हो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और उस पर लॉन पेयर हो, यानी सेकंड पीरियड के ग्रुप की बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, उसकी जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा हमारे पास होंगी नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। तो ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है, कि इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके ऊपर लॉन पेयर हो, तो वो अपने लॉन पेयर जो है वो उसी डबल बॉन्ड को दे सकता है और उस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। नॉर्मल सिंपल डबल बॉन्ड के मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर इसमें बी ग्रुप्स हैं, अगर वो ग्रुप जो है सपोज़, अब ये जो ग्रुप मैंने वाई की बात की थी तो अभी इसको फिर इधर मैं दिखाता हूँ। सपोज़ ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन, अगर इस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है पर नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वो डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को वो ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा ए वाली को। अगर जैसे कि इधर सी मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं तो सी में डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिच है
ए वाले की मॉलिक्यूल से ज़्यादा रिच है। अब अगर इस नाइट्रोजन के बजाय फ्लोरीन लगा हो, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन लगा हो यहाँ पे, अगर हम इसको फ्लोरीन लगा लें, ठीक है, फ्लोरीन, उस पर भी काफ़ी सारे लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया फ्लोरीन, तो अब ये फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, रेजोनेंस तो कर सकेगा, क्यों, कोई बात नहीं कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो, फिर भी डबल बॉन्ड के साथ इंगेज्ड हो कि थोड़ा सा रेजोनेंस करेगा और अपनी लोन पेयर इसको देगा, और जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रॉन रिच करेगा थोड़ा सा, तो पर क्या होगा कि ऑक्सीजन से वो कम करेगा। तो हमें पता चला कि सबसे कम, सबसे बेहतरीन जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच करता है किसको, डबल बॉन्ड को, फिर ऑक्सीजन करता है, फिर फ्लोरीन करता है। ये तो मैंने सिंपल एक केस बता दिया। अब अगर ऑक्सीजन दूसरे ग्रुप्स, ऐसी ग्रुप के साथ लगा हुआ हो या नाइट्रोजन लगा हुआ हो कि वो बी रेजोनेंस कैपेबल हो, तो क्या डबल बॉन्ड की क्या सिचुएशन। चले मॉलिक्यूल 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल 1 को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल 2 जो हमने अभी किया, हमें मॉलिक्यूल 2 का पता है कि नाइट्रोजन बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी तरह ये रेजोनेंस कर सकता है। अब मॉलिक्यूल 1 को अगर हम देखें तो ये 2 जगह है जो रेजोनेंस कर सकता है। आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे जब ये रेजोनेंस करेगा इस साइड पे, तो क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने रूल में भी पढ़ा हुआ था, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं कि कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा सूट करता है। जिसने नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वो आप लोग पढ़ ले, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक तरीका हुआ कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर चले जाएं किस तरफ, ये आके इस कार्बन की तरफ जाए, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, पर दूसरी तरफ भी ये रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। ये इसी तरफ भी कि अगर यहाँ पे दे दें और ये लोन पेयर जो है वो हमारे पास, ये बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन, ये मैं थोड़ा सा कार्बन बना लूँ इधर, इसी कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है ये येलो वाला रेजोनेंस ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें ये हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरी तरफ जो मैंने रेजोनेंस की बात की थी कि यहाँ पे जो करेगा, जिस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो कम करेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि अब मुकाबला है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज़्यादा सूट करता है, तो ये येलो वाला जो मामला है ये ज़्यादा चलेगा, ठीक है। यानी ये जो नाइट्रोजन का ये जो हिसाब किताब है ये ज़्यादा मुअस्सर होगा बनिस्बती ये वाइट जो एरोज गए हुए हैं और कार्बन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो क्या होगा, अब इस तरह के मॉलिक्यूल में अब एक चीज़ होगी, ये रेजोनेंस तो दोनों तरफ से करता है, क्योंकि हम लोगों ने एक शर्त रखी थी कि अगर अल्कीन के साथ ऐसा एटम लगा हुआ हो जिस पे क्या हो, लॉन पेयर हो, कितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो वो देगा, पर ये कम इसलिए देगा कि अब इसकी 2 जगहों पे ये देगा इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये इस तरफ ज़्यादा माइल हो जाएगा, ये इस तरफ ज़्यादा माइल होगा, और रेजोनेंस ये वाला रेजोनेंस ज़्यादा करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ वो 100 टाइम्स अगर इस नाइट्रोजन ने रेजोनेंस करना हो सपोज़, तो वो 80 या 85 टाइम जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन पे पाए जाएंगे, पर 20% जो हैं वो इसी कार्बन पे पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ वो कैसे, क्योंकि वो दूसरी तरफ भी अपना रेजोनेंस तो कर सकता है जो हम लोगों ने पहला वाला किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये भी डबल बॉन्ड को रिच करेगा, पर इतना रिच नहीं करेगा जितना ये मॉलिक्यूल 2 करता है, ठीक है। पर फिर भी डबल बॉन्ड रिच होगा। अब डबल बॉन्ड रिच होगा, किससे ज़्यादा रिच होगा इलेक्ट्रॉन, इससे कि अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन्स लगे हुए हों, तो मैं इसको 3 कह देता हूँ, तो 3 में अगर देखें 3 का जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, 2 का बहुत सबसे ज़्यादा रिच है, 1 का दरमियाना, 1 का सेकंड रिच है, और 3 का सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी। तो फिर इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि
बेंजीन रिंग के साथ क्या यही चीज़ें जो लगी हों फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ क्या करेंगी। एक्चुअली जो काम ये डबल बॉन्ड के साथ कर रहा है वो वही काम वो बेंजीन के साथ भी करेगा, पर बेंजीन में थोड़ा सा सिमेट्री आ जाती है और उस वजह से थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है, जो कि हम फिर थोड़ी अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं, कोई ऐसा ग्रुप लगा लें कि जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो डबल बॉन्ड से, तो वो क्या करेगा उसके। ओके, तो अब अगर इस मॉलिक्यूल को आप लोग देख लें तो इसमें कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन की बजाय हम लोगों ने एक अल्डिहाइड लगा दिया, एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बेसिक रेजोनेंस तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पर आप लोगों को मैं बता दूं कि अब क्या होगा। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये वाला, ये लो अब मैं दोबारा बनाता हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से कहाँ देगा, यहाँ दे के यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर सिंपली ये होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये सिंपल स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बनाएंगे अब इसके। ये सिंपल स्ट्रक्चर यही बनेगा कि हमारे पास ये नेगेटिव होगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरह का बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग फॉर्म होगा। ये मैं दरमियान में रेजोनेंस का एरो भी बना लूँ ताकि हमें फिर मसला ना हो कि आप लोग पहचान लें कि ये 1 और 1 प्राइम जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अब यहाँ बड़ा मसला डिफरेंट है। ये जो डबल बॉन्ड है इससे ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्यों? क्योंकि इसी रेजोनेंट फॉर्म नंबर 2 जो है ये वाला ए प्राइम जिसे कहते हैं, इसी में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इसी पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने रेजोनेंस फॉर्म्स तो पहले पढ़े हुए थे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है कौन सा ख़राब होता है, ठीक है, वो वैसे पिछले वीडियोस में पढ़े हुए थे। तो अगर 1 की तरफ देखें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑल इज़ वेल। अब 2 की तरफ देखें तो सब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है आ रहा है एंड इट्स गुड, पर यहाँ पे प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। तो अगर हम जस्ट जनरली कह दें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये 97% इसका कंट्रीब्यूशन होगा और ये बाकी 3% इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब हम इन दोनों मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बनाए हुए थे ये ऑक्सीजन बना लिया उसका और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम इसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे तो वो कैसे दिखेगा, चूँकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, तो ये कार्बन पे पतला सा बना के और ऑक्सीजन पे मैंने काफ़ी मोटा सा बना लिया, ठीक है। इस तरह ये भी इस तरह होगा कि ऑक्सीजन पे मोटा सा इलेक्ट्रॉन होगा क्लाउड और कार्बन पे पतला सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। कार्बन वाला इससे भी ज़्यादा पतला होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो मैं ऑक्सीजन को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको ताकि हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन पे होगा और इसी कार्बन पे बहुत कम होगा। तो ये हमें क्या बताता है, हमें ये पता चल गया कि जो ऐसा ग्रुप जो है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो तो वो क्या करता है, अगर अल्कीन के साथ लग जाए, जैसे कि ये लगा हुआ है हमारे पास, जो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये असल जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्कीन को इलेक्ट्रॉन पुअर करता है, ठीक है। किससे इलेक्ट्रॉन पुअर करेगा, यानी ये अल्कीन जो है ये वाली ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, पर रेफरेंस के लिए किससे इलेक्ट्रॉन पुअर है, इससे कि यहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन लगे हों, उससे काफ़ी इलेक्ट्रॉन पुअर है। ये इलेक्ट्रॉन पुअर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन पुअर मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि ये काफ़ी आगे जाके रिएक्शंस में काम आएंगी ये बातें हमारी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का हमने ये बता दिया। तो यही काम जो है सिंपली बेंजीन रिंग के साथ भी होगा, ठीक है, और अल्काइन के साथ भी यही चीज़ें होंगी। तो बेंजीन का फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें और चीज़ें भी आएंगी
तो उसी के साथ फिर क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल थोड़ा डिफरेंट है तो वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि बेंजीन की रिएक्टिविटी पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग बाय रेजोनेंस हो, इलेक्ट्रॉन डोनर बाय रेजोनेंस हो या इंडक्टिव इफेक्ट उसका पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो वो बेंजीन पे क्या असरात डालते हैं और उसकी रिएक्टिविटी पे, तो हम वो भी पढ़ेंगे। पर याद रखें कि वो असरात एग्जैक्टली इसी की ही तरह होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।